हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वह है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, यानी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट, अगर आपने कभी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश किया है तो यह बात आपको पता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हमारे लिए कितना डिफिकल्ट टास्क होता है। जो मेथड यानी हीट एंड ट्रायल मेथड जो कि हमारी बुक्स में दिया हुआ है या फिर जो हमें टीचर्स बताती हैं, उस मेथड का यूज करके जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम उस इक्वेशन में कार्बन एटम को बैलेंस कर रहे होते हैं तो उसी टाइम हाइड्रोजन एटम डिसबैलेंस हो जाती है, या फिर जब हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि अब जो है ऑक्सीजन एटम डिसबैलेंस हो रही है। तो यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क शुरू से ही है। तब हमारे मन में ख्याल आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है, ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है जिसको हम अप्लाई करें और हमारा केमिकल इक्वेशन चुटकी में बैलेंस हो जाए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बिना मेहनत का आसानी से हम उसको बैलेंस कर पाए। इस वीडियो में हम आपको जो मेथड बताएंगे वह केमिस्ट्री नहीं बल्कि वह मैथमेटिक्स है। तो आइए इस विधि को हम समझते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीका को जानने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों की जानकारी ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि रासायनिक सूत्र में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या कैसे हम निकालते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हमें दी हुई है। यहां पर दिया हुआ है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। अब इसमें हमें बताना है कि ये जो दिया हुआ है इसमें कौन से तत्व के कितने परमाणु संख्या है। अगर कहा जाए कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे कि इसमें 2 है, क्योंकि H के साथ 2 लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर कहा जाए कि इसमें सल्फर परमाणु की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे 1 है, क्योंकि सल्फर यानी एस के साथ कोई डिजिट नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर कहा जाए कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है तो वह हो जाएगा 4। तो इस प्रकार किसी भी केमिकल फॉर्मूला को देखकर हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि इसमें कौन से परमाणु कितनी संख्या में है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर इससे पहले एक डिजिट बैठा दिया जाए, मान लेते हैं 3 बैठा दिया गया, और कहा जाए कि अब इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है तो वह कितनी हो जाएगी 3 गुना 2 यानी 6। चूंकि एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं इसीलिए 3 अणु में कितना होगा 3 गुना 2 यानी 6। ठीक इसी प्रकार अगर कहा जाए कि इसमें सल्फर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी तो वह हो जाएगा 3 गुना 1 यानी 3, और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जो होगी वह होगी 3 गुना 4 यानी 12। तो इस प्रकार किसी भी केमिकल फॉर्मूला को देखकर हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें किसी भी एटम की संख्या कितनी है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर है 4CaOH2। चूंकि CaOH2 जो है वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। इससे पहले एक डिजिट बैठा हुआ है जो कि 4 है, यानी ये बताती हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु हैं। तो अगर कहा जाए कि इसमें कैल्शियम के कितने परमाणु हैं तो इसमें कैल्शियम परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 4 गुना 1 यानी 4। ठीक इसी प्रकार अगर कहा जाए कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी तो वह हो जाएगी 4 गुना 2 यानी 8, और अगर कहा जाए कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी तो वह हो जाएगा 4 गुना 2 यानी 8। इस प्रकार किसी भी केमिकल फॉर्मूला को देखकर हमें यह मालूम होनी चाहिए कि इसमें किसी एलिमेंट के कितने परमाणु हैं। इस प्रकार ये कुछ खास बातें थी जो कि हमारे लिए जानना जरूरी था। अब आइए सीधा हम देखते हैं वो मेथड जिस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। अब आइए हम सीखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें। एक केमिकल इक्वेशन हमें दी गई है C2H4 प्लस O2 एरो मार्क
CO2 प्लस H2O। ये जो केमिकल इक्वेशन हमें दिया गया है इसको अब हम बैलेंस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सभी के पहले हम लगाएंगे ABCD, यानी C2H4 के पहले लगाएंगे A, O2 के पहले लगाएंगे V, CO2 के पहले लगाएंगे C और H2O के पहले लगाएंगे D। अब देखिए, अब जो एरो मार्क दिया हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि कार्बन के कितने एटम हैं, यानी सबसे पहले हम कार्बन एटम पर कंसीडर करेंगे। तो अगर कहा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के कितने एटम हैं तो क्या होगा, A गुना 2 यानी 2A होगा। इसके बाद तो कार्बन का कोई एटम नहीं है लेफ्ट साइड में। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम राइट साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में कार्बन के कितने एटम हैं, तो ये हो जाएगा C। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम होंगे किसी तत्व के, राइट हैंड साइड में भी उतने ही एटम होंगे। तो इसीलिए अब हम लिख सकते हैं कि 2A इज इक्वल टू C। तो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमको मिला 2A इज इक्वल टू C, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन एटम पर। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो है 4A, क्योंकि A को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन का कोई एटम नहीं है। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और सीधे अब हम राइट हैंड साइड पर आएंगे। राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 गुना D यानी 2D। तो ये जो इक्वेशन हमारा बन गया 4A इज इक्वल टू 2D, ये भी एक इक्वेशन बन गया, मैथमेटिकल इक्वेशन। अब हम आएंगे ऑक्सीजन एटम पर। अगर हम ऑक्सीजन एटम पर कंसीडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, B गुना 2 यानी 2B। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और राइट हैंड साइड पर आएंगे। तो राइट हैंड साइड पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, C गुना 2 यानी 2C प्लस D, क्योंकि H2O में भी ऑक्सीजन है। इस प्रकार राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के जो एटम होगा वो कितना होगा, 2C प्लस D। इस प्रकार हमारा 3 इक्वेशन बन गया। पहला हो गया 2A इज इक्वल टू C, दूसरा हो गया 4A इज इक्वल टू 2D और तीसरा हो गया 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D। अब इन तीनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन जो है वह तो सिंप्लीफाई किया हुआ है, यानी 2A इज इक्वल टू C। दूसरा इक्वेशन जो है इसमें जो कॉमन फैक्टर है 2 उसको कैंसिल आउट कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारा 2A इज इक्वल टू D। अब तीसरा इक्वेशन जो है वह भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, यानी 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D। इस प्रकार 3 इक्वेशन हमको मिल गया। इस प्रकार हमें 3 मैथमेटिकल इक्वेशन मिला। पहला इक्वेशन मिला 2A इज इक्वल टू C, दूसरा इक्वेशन मिला 2A इज इक्वल टू D और तीसरा इक्वेशन मिला 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है इसमें सभी का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। A का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू क्या है, C का क्या है और D का क्या है। जब हम सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो जो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है उसमें सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर पुट कर देंगे, बस हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको बैलेंस हम कैसे करें, ना हमें इसमें A का वैल्यू कैलकुलेट करना है, V का वैल्यू कैलकुलेट करना है, C का वैल्यू कैलकुलेट करना है और D का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इसमें हम कैलकुलेट कैसे करें, इसमें जो 4 वेरिएबल हमारा दिया हुआ है A, B, C, D, इसमें कोई एक को हम 1 मान लेंगे। चाहे हम A को माने या B को माने या C को माने या D को, किसी को भी हम मान सकते हैं 1, लेकिन हम एक ऐसा चीज मानेंगे जो कि हमारा कैलकुलेशन को आसान बनाए। हालांकि हम किसी को भी 1 मानेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हम एक ऐसा चीज को 1 मानेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम किसको 1 मानेंगे, जब बार बार रिपीट हुआ है। अब यहां पर देखिए पहला इक्वेशन में है A और C, दूसरा इक्वेशन में है A और D और तीसरा इक्वेशन में है B, C और D। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम A को या फिर C को 1 मान लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं A को 1, तो यहां पर लिख दिए A इज इक्वल टू 1।
अब देखिए a इज इक्वल टू जब 1 है तो c कितना हो जाएगा, पहला इक्वेशन को आप देखिए, पहला इक्वेशन में लिखा हुआ है 2a इज इक्वल टू c, यानी c का जो वैल्यू होगा वह a का वैल्यू का 2 गुना होगा, यानी c जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कितना, 2 गुना 1 यानी 2। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि c का वैल्यू जो होगा वह 2 हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि b का वैल्यू क्या है और d का वैल्यू क्या है। तो देखिए दूसरा नंबर जो हमारा इक्वेशन है 2a इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पर a का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 गुना 1 यानी 2। इस प्रकार d का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया और वह निकला 2। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब जो हमारा तीसरा नंबर का मैथमेटिकल इक्वेशन है उसमें हम c और d का वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 के जगह पर 2 लगा दिए, c के जगह पर 2 और फिर d के जगह पर 2 यानी 6 हो गया। 2b इज इक्वल टू 6, तो b कितना हो जाएगा ना, b इज इक्वल टू 3। इस प्रकार b का वैल्यू हमने लिख दिया 3। तो इस प्रकार जब हम सारे इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू निकल गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 2। इस प्रकार अब हम सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर पुट कर देंगे। a के जगह पर 1, b के जगह पर 3, c के जगह पर 2 और d के जगह पर 2। इस प्रकार हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो बन जाएगा वो हो जाएगा C2H4 प्लस 3O2 एरो 2CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला टर्म है यानी C2H4 उसके पहले 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं लगाने का मतलब ही है कि 1 है। तो इस प्रकार ये जो मेथड है ये हर तरह के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है, चाहे वह केमिकल इक्वेशन छोटी हो या बड़ी, सिंपल हो या फिर कॉम्प्लेक्स। तब आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल के जरिए हम इस मेथड को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अगला केमिकल इक्वेशन हमें दिया गया है जो कि हमें बैलेंस करना है। Fe प्लस H2O एरो मार्क Fe3O4 प्लस H2, ये जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है इससे हमें बैलेंस करना है। इसीलिए सबके पहले हम लगाएंगे A, B, C और D। तो अब जो है ये इक्वेशन हम मान लेते हैं कि ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसमें हमें इक्वेशन बनाना है और सभी का वैल्यू कैलकुलेट करना है A, B, C और D का। अब आइए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं Fe पर, यानी लोहा के परमाणु पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें कि Fe के कितने एटम हैं तो वह हो जाएगा A, क्योंकि यहां पर जो है Fe के A एटम है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में Fe का कोई एटम नहीं है। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब राइट हैंड साइड पर आएंगे तो राइट हैंड साइड पर Fe के कितने एटम हैं, तो C गुना 3 यानी 3C। तो ये जो हमारा एक इक्वेशन बन गया A इज इक्वल टू 3C, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया। अब हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन एटम पर। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो वह है 2 गुना B यानी 2B। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और राइट हैंड साइड पर आएंगे तो राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो D गुना 2 यानी 2D। ठीक इसी प्रकार अब हम ऑक्सीजन एटम पर कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो वह है B गुना 1 यानी B। बराबर का चिन्ह लेंगे और फिर राइट हैंड साइड पर आएंगे। यहां पर ऑक्सीजन का जो एटम है वह है C गुना 4 यानी 4C। इस प्रकार हमारा 3 मैथमेटिकल इक्वेशन निकल गया। A इज इक्वल टू 3C, 2B इज इक्वल टू 2D और B इज इक्वल टू 4C। अब ये सभी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन जो है A इज इक्वल टू 3C, वह हमारा पहले ही सिंप्लीफाई किया हुआ है। दूसरा इक्वेशन जो है 2B इज इक्वल टू 2D, तो यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी दूसरा इक्वेशन जो बन जाएगा वह हमारा होगा B इज इक्वल टू D। और तीसरा इक्वेशन जो है वह भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, वह है B इज इक्वल टू 4C। इस प्रकार हमारे 3 इक्वेशन मिल गया। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें A का वैल्यू कैलकुलेट करना है, B का करना है, C का करना है और D का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे।
ये जो हमारा 4 वेरिएबल दिया हुआ है ए बी सी और डी, इसमें किसी एक को हम 1 मान लेंगे, किसी को भी मान सकते हैं, चाहे हम ए को माने या बी को माने या सी को माने या फिर डी को माने, हर हाल में रिजल्ट आएगा ही। लेकिन हम एक ऐसा क्वांटिटी को 1 मानेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ए जो है वह 1 है, इसलिए ए इज इक्वल टू 1 लिख दिए। अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर जो पहला इक्वेशन हमारा दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3c, यहां पर a का वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं और फिर इज इक्वल टू 3c, यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। इस प्रकार पहला इक्वेशन के जरिए हमने c का वैल्यू निकाल लिया 1 डिवाइडेड बाय 3। अब हम b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो हमारा तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है वह है b इज इक्वल टू 4c, यानी 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को गुना करेंगे किससे, 1 डिवाइडेड बाय 3 से, यानी b जो होगा वो हमारा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो चलिए b के जगह पर हमने लिख दिया 4 डिवाइडेड बाय 3। इस प्रकार a का, b का और c का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें d का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वह है b इज इक्वल टू d, यानी b का वैल्यू जितना होगा d का वैल्यू भी उतना ही होगा, यानी d का वैल्यू जो होगा वो होगा 4 डिवाइडेड बाय 3। इस प्रकार हमने निकाल लिया a b c और d का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया वह फ्रैक्शन में निकला, यानी होल नंबर में नहीं निकला। अब हम क्या करेंगे कि सभी का वैल्यू होल नंबर बन जाए, इसके लिए क्या करेंगे, तो सभी के नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो 3 है उसको हटाना है, इसीलिए सब के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a का जो वैल्यू है उसमें भी हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, b का जो वैल्यू है उसमें भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, c में भी करेंगे और d का जो वैल्यू है उसमें भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि सभी का वैल्यू जो है वह होल नंबर में आ जाए। तो इसलिए a का वैल्यू निकल जाएगा 3, b का वैल्यू निकल जाएगा 4, c का 1 और d का 4। इस प्रकार हमने सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, a का 3, b का 4, c का 1 और d का 4। अब जो इक्वेशन ऊपर में दिया गया है इसमें सभी का वैल्यू अपने अपने जगह पर हमें पुट कर देना है। इसीलिए अब हम लिखेंगे 3fe प्लस 4h2o एरो Fe3O4 प्लस 4h2। अब यहां पर आप देख सकते हैं Fe3O4 के पहले हम 1 नहीं लगाए, क्योंकि कुछ नहीं लिखने का मतलब ही होता है कि इसमें 1 है। तो ये जो इक्वेशन हमारा बना ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इस प्रकार इस मेथड से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। अब आइए अगला एग्जांपल लेकर हम देखते हैं कि इस मेथड से हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अब अगला एग्जांपल लेकर हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया हुआ है PbNO3 होल 2 गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो हमने लगा दिया A, B, C और D। अब जो ये इक्वेशन हमारा बन गया इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब जो है हम यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं Pb एटम पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड में Pb एटम का नंबर क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में Pb एटम का जो नंबर है वह है A। अब इसके अलावा Pb एटम और लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, इसीलिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और राइट हैंड साइड में Pb एटम का संख्या क्या है, तो राइट हैंड साइड में है Pb एटम का जो नंबर है वह है B, यानी A इज इक्वल टू B। ये हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया। अब हम कंसीडर करेंगे नाइट्रोजन एटम पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन एटम का जो नंबर है वह है 2A, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और राइट हैंड साइड में आएंगे। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन एटम का नंबर है C। इस प्रकार 2A इज इक्वल टू C, ये हमारा दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया। अब हम कंसीडर करेंगे ऑक्सीजन एटम पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम का नंबर है 6A, क्योंकि 3 को 2 से गुना करेंगे फिर उसको A से गुना करेंगे, यानी 6A। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम का नंबर क्या है, वह होगा
बी प्लस 2c प्लस 2d। चूंकि ये काफी सिंपल है, इसका तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी जो रासायनिक सूत्र होती हैं उसमें कौन सा एटम कितने नंबर में होते हैं, इससे हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे निकालें, ये इस वीडियो में पहले ही बता दिया गया है। इस प्रकार तीसरा मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमारा बना 6a = b प्लस 2c प्लस 2d। तो अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, c का और d का वैल्यू निकालना है। अब इसमें चार में से किसी एक को हम 1 मान लेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं a = 1। तो पहला जो इक्वेशन है हमारा a = b, यानी b का जो वैल्यू होगा वह a के बराबर होगा, यानी b जो होगा वह भी 1 होगा। अब c का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन है 2a = c, यानी c जो होगा वह a का 2 गुना होगा। तो c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 2। इस प्रकार हमने निकाल लिया a = 1, b = 1 और c = 2। अब हमें निकालना है d = कितना होगा। तो तीसरा जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमारा है 6a = b प्लस 2c प्लस 2d। इसमें हमें a, b और c का वैल्यू अपने अपने जगह पर पुट कर देना है और d का वैल्यू निकाल लेना है। तो तीसरा इक्वेशन हमारा है 6a = b प्लस 2c प्लस 2d। अब इस इक्वेशन में हमें a, b और c का वैल्यू अपने अपने जगह पर पुट करके d का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं। a के जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 गुना 1 यानी 6, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। b के जगह पर 1 और c के जगह पर 2 और d हमें कैलकुलेट करना है। इस प्रकार 1 + 4 + 2d निकल गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 + 2d, यानी 6 = हमारा निकल गया 5 + 2d। अब इस प्रकार हम इसको जब आगे हल करेंगे तो d का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 1/2, यानी 1/2। तो d का वैल्यू हमारा निकल गया 1/2। तो इस प्रकार d का जो वैल्यू हमने निकाला वह हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि सभी को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी a को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c को भी करेंगे और d को भी करेंगे। तो जब a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a = कितना हो जाएगा 2, b = हो जाएगा 2 और c = हो जाएगा 4, और जबकि d जो है d = हो जाएगा 1। इस प्रकार हमने सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, a का, b का, c का और d का। अब इसमें a, b, c, d का जो वैल्यू है अपने अपने जगह पर हम पुट करेंगे। तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन है ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी हम लिख सकते हैं 2PbNO3 गिव्स PbO का 2 अणु है प्लस 4NO2 प्लस O2। तो ये जो केमिकल इक्वेशन हमारा है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस प्रकार इस मेथड से हर तरह के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है, चाहे वह केमिकल इक्वेशन छोटी हो या फिर बड़ी, सिंपल हो या फिर कॉम्प्लेक्स, हर तरह के स्थिति में ये मेथड एप्लीकेबल है। तो उम्मीद करता हूं किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का ये मेथड आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले हर नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।